going to start your new topic that is input service distributor. ठीक है, लास्ट टाइम हम सर बट अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट का पोर्शन रहता है। दैट इज द पार्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट ओके खत्म सर। नहीं हुआ है, दिस इज द पार्ट ऑफ। अभी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में बहुत सारी चीजें हैं करनी हमको। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही पार्ट है कि हाउ द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अवेल्स द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके सर। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये सब टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? क्या होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? क्या होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? क्या होता है? देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, इफ यू आर गोइंग टू सपोज दैट जो जीएसटी है उसमें हमको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह रजिस्ट्रेशन लेना होता है। यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सपोज दैट कभी कभी क्या होता है कि एक हेड ऑफिस होता है, सपोज दैट देयर इज अ हेड ऑफिस एंड हेड ऑफिस के कई ब्रांचेस होते हैं, ए बी सी। सपोज दैट ये हेड ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, और उसके कई सारे ब्रांचेस हैं ए बी सी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हेड ऑफिस है वो कभी कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया है, ठीक है। नाउ द हेड ऑफिस इज गोइंग टू पे फॉर दैट। जो बिल इशू हुआ है वो किसके नाम से हुआ है? हेड ऑफिस के नाम से हुआ है। बट दैट सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय डिफरेंट ब्रांचेस, ए है, बी है, सी है, और भी कई सारे ब्रांचेस हैं। तो वेरियस ब्रांचेस जो है उसके वो क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। नाउ हु हैज पेड फॉर दैट? हेड ऑफिस हैज पेड फॉर दैट। हेड ऑफिस ने पे किया है। बिल जो है, इनवॉइस जो है वो किसके नाम से इशूड है? वो हेड ऑफिस के नाम से इशूड है। बट दैट सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय वेरियस ब्रांचेस, ए बी सी डी, जो उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो उनको क्या करेंगे, उनको यूज करेंगे। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो ब्रांचेस हैं, these branches can avail the benefit of what? They can avail the benefit of input tax credit। कैसे करेंगे? प्रोपोर्शनेटली करेंगे। जिस सपोज अगर इसने वन लाख रुपीज या सपोज 10 लाख रुपीज पे किया है फॉर द सॉफ्टवेयर, नाउ दैट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय ए बी सी एंड डी इक्वली। तो इसका क्या मतलब है? 25%, 25%, 25% ईच सबने यूज किया है, चारों ब्रांचेस ने। तो इट मींस दैट ऑल द ब्रांचेस आर गोइंग टू रिसीव, क्योंकि ये जो है ये आउटपुट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आउटपुट सर्विस जो होता है वो हेड ऑफिस तो प्रोवाइड नहीं करेगा। हु इज गोइंग टू प्रोवाइड आउटपुट सर्विसेज? ब्रांचेस आर गोइंग टू प्रोवाइड द आउटपुट सर्विसेज। तो ये जो ए बी सी डी जो आउटपुट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें से जो 10 लाख रुपीज का उन्होंने ऑलरेडी पे कर रखा है, मतलब हेड ऑफिस ने पे कर रखा है, इसका 25% ईच जो ब्रांचेस यूज कर रहे हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे। इज इट क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट एक आर लिमिटेड है, ठीक है, आर लिमिटेड है, हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो आर लिमिटेड है उसने एक आईएसडी, इसको हम बोलते हैं आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, उसने अपने नाम से इनवॉइस रिसीव की है फॉर द फॉलोइंग इनपुट्स। क्या क्या है? और उसके ब्रांचेस जो हैं 3 लोकेशंस पर हैं, एक्स वाई एंड जेड, सपोज दैट, ठीक है। उसके जो हैं इनपुट सर्विस, उसने जो इनवॉइस रिसीव किए हैं इनपुट के लिए, वो किसके लिए किए हैं? अपने इन ब्रांचेस के लिए, क्योंकि हेड ऑफिस इज नॉट गोइंग टू यूज दैट इनपुट। कौन करेगा? जो उसके ब्रांचेस हैं, क्योंकि ब्रांचेस आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर 1, सपोज दैट इनवॉइस नंबर 1 है, कितने का है? 5 लाख रुपीज का है, ठीक है। आईजीएसटी जो कि पूरा का पूरा एक्स जो है, लोकेशन एक्स जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है। इनवॉइस नंबर 2 है जो कि कितने का है? 3 लाख रुपीज का है, 3 लाख रुपीज का है आईजीएसटी, जो कि वाई और जेड, दिस इनपुट इज यूज्ड बाय लोकेशन वाई एंड लोकेशन जेड। और इसी तरह से कोई इनवॉइस 3 है जो कि 6 लाख रुपीज का है, जो कि तीनों ही लोकेशंस पर यूज हो रहा है, एक्स वाई एंड जेड, एट्रीब्यूटेबल टू
ऑल लोकेशंस x, y एंड z। तो यहाँ पे जो हम क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो इनपुट क्रेडिट, दैट क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट सेल्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो सेल्स कितनी दी हुई है, सपोज दैट सेल्स जो है टर्नओवर ऑफ x, y एंड z इज गिवन टू यू, x, y, z गिवन टू यू। ये जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ग्रीश आहूजा में दिया हुआ है, ठीक है, 35 lakhs का है और 25 lakhs का है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑल लोकेशंस, टू ईच लोकेशन। कैसे, हम किस तरह से उसको एट्रीब्यूट करेंगे, तो वो हमको देखना है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली होगा। और किस बेसिस पे लेंगे, किस रेशियो में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर। तो यहाँ पे टर्नओवर इज गिवन टू यू, ये x है, ये y है और ये z है। टर्नओवर x का कितना है, 40 lakhs है, 35 lakhs है और 25 lakhs है, ठीक है। ये टर्नओवर इज गिवन टू यू। आफ्टर दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ इनवॉइस नंबर 1। इनवॉइस नंबर 1 पे हमने कितने जीएसटी पे किया है, 5 lakhs का। और वो इनवॉइस, मतलब वो जो इनपुट हमने इनपुट टैक्स पे किया है, दैट इनपुट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय एक्स। वो पूरा का पूरा किसने यूज किया है, आप ऊपर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे जो हमने इनपुट पे किया है इनवॉइस नंबर 1 पे टैक्स 5 लाख रुपए का, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय एक्स अलोन। तो इट मींस दैट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरा का पूरा 5 लाख, दैट वुड बी एट्रीब्यूटेड टू एक्स ओनली। इज इट क्लियर? वो पूरा का पूरा हम किसको करेंगे, एक्स को करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इनवॉइस नंबर 2 का है, यहां पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर 1। नाउ आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू इनवॉइस नंबर 2। इनवॉइस नंबर 2 का कितना है, लोकेशन x एंड लोकेशन y एंड लोकेशन z। क्वेश्चन में देखो ऊपर, फिर से मैं फिर से कर रहा हूं ऊपर, यहां पर देखो ये y एंड z, जो इनवॉइस नंबर 2 है वो y एंड z यूज कर रहे हैं। वॉट एवर इनपुट हैज बीन परचेज्ड and whatever input tax has been paid on purchase of input on invoice number 2, that is going to be attributed between y and z. Is it clear? Is it clear? ठीक है। तो y का देखो कितना है, y में हमारा जो है 3 lakhs का है, जो इनवॉइस नंबर 2 का जीएसटी है, इनपुट टैक्स वो हमने पे किया 3 लाख रुपीज का, मल्टीप्लाइड बाय उनकी सेल्स कितनी है 35 lakhs प्लस 25 lakhs, टोटल सेल्स कितनी होगी 60 lakhs। तो 35 lakhs डिवाइड बाई 60 lakhs, और इसका जो एट्रीब्यूटेबल करेंगे 3 lakhs, 25 lakhs डिवाइड बाई 60 lakhs। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रोपोर्शनेटली हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, तो टोटल टर्नओवर कितना है 35 प्लस 25 60 lakhs। तो 3 lakh मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइड बाई 60 एंड 3 lakh मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 60। तो कितना हो गया y एंड z में, x में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, y में कितना जाएगा 1,75,000 और इसमें कितना जाएगा 1,25,000। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। नाउ इसका देखेंगे इनवॉइस नंबर 3 का। इनवॉइस नंबर 3 का प्लीज एट्रीब्यूट करिए आप लोग, मैं भी कर रहा हूं आप लोग भी करिए। इनवॉइस 3 जल्दी से करें अपने आप, मैं भी कर रहा हूं यहां पर। इनवॉइस नंबर 3 में हमने कितना पे किया है 6 लाख पे किया है। इनपुट टैक्स 6 लाख मल्टीप्लाई बाई टोटल सेल्स कितने की है
तो 35 प्लस 25 प्लस 40 1 लाख की है, ठीक है। तो क्योंकि ये तीनों पे ही एट्रीब्यूट करना है तो 40 लाख डिवाइड बाई 1 करोड़, 1 करोड़। हाँ ठीक है। एंड ये तो x पर जाएगा, ये y पर कितना जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 35 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, एंड z पर जो जाएगा दैट इज 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 25 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़। तो कितना आ जाएगा, ये 2,40,000 x के केस में आ जाएगा 2,40,000, ये आ जाएगा 2,10,000 और ये आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो टोटल देख लो तीनों का, एक मतलब एक्स वाई जेड का जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेल करेंगे वो इन द केस ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इन द केस ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो कितना आ जाएगा, ऐड करके देखो कितना आ रहा है 240 प्लस 5 तो 740, ये आ जाएगा 7,40,000 और ये आ जाएगा 3,85,000 और ये आ जाएगा 2,75,000, ठीक है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो एट टाइम्स सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं और बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ दे रिसीव इनपुट्स फ्रॉम मल्टीपल यूनिट्स, मींस दे सप्लाई गुड्स फ्रॉम मल्टीपल यूनिट्स। मैंने बताया कि जो हेड ऑफिस है वो मल्टीपल यूनिट से क्या करते हैं, सप्लाईज करते हैं थ्रू दियर ब्रांचेस विच आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स। मतलब कि क्या है कि वो अब उनका एक हेड ऑफिस होता है बट वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो मल्टीपल ब्रांचेस या मल्टीपल यूनिट से प्रोवाइड करते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है, जो सप्लायर होता है, सप्लायर वो रिसीव करता है इनवॉइस फ्रॉम फॉर सर्टेन इनपुट्स, मतलब सर्टेन इनपुट्स के लिए वो इनवॉइस रिसीव करता है बट दैट इनपुट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय वेरियस ब्रांचेस, ठीक है। बट उनका जो इनवॉइस है वो सिर्फ एक ऑफिस जो हेड ऑफिस होता है वहां पर रिसीव होता है। तो वो जो हेड ऑफिस है, क्योंकि पेमेंट तो हेड ऑफिस ने किया है, पेमेंट ऑफ फॉर सच इनपुट सर्विसेज जो है दैट मे बी मेड बाय हेड ऑफिस और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसने किया है, बट उसका जो मतलब कि इनपुट है दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय वेरियस ब्रांचेस। जो पेमेंट है, पेमेंट रिगार्डिंग द इनपुट्स, ठीक है, वो कौन करता है, हेड ऑफिस करता है या रजिस्टर्ड ऑफिस करता है, बट इनपुट्स आर गोइंग टू बी यूज्ड, इनपुट्स आर गोइंग टू बी यूज्ड बाय ब्रांचेस। तो यहां पे क्या होता है कि जो ब्रांचेस हैं दे आर गोइंग टू बी टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहां पर इसको हम बोलते हैं दिस इज द केस ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपको अलग से जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इफ यू आर एक्टिंग एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर then in that particular case you have to register yourself as an input service distributor. Is it clear? तो input service distributor के केस में जो benefit of input tax credit है that is going to be taken proportionately on the basis of what? On the basis of turnover. Is it clear? Yes sir. Okay. Now इसके बाद हमारा जो आता है that is आपके जो सिलेबस में है वो हमारा है how to take the benefit of means utilization of input tax credit, कि कैसे जो है हम input tax credit का benefit लेंगे, मतलब सॉरी कैसे उसको हम अवेल करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करेंगे। जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी अगर कोई इनपुट टैक्स हमने पे किया है ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी तो उसका मोड ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, किस तरह से उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, manner of utilization of input tax credit under section 49 subsection 5, under section 49 subsection 5, ठीक है। सबसे पहले तो सेक्शन 49 को ही डिस्कस कर लेते हैं। देयर वेरियस सबसेक्शन, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5।
तो सबसे पहले हम करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको बताया था देयर आर 3 लेजर्स, एक होता है कैश लेजर, एक होता है क्रेडिट लेजर और एक होता है लायबिलिटी लेजर, ठीक है। तो यूटिलाइज जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मतलब कि जो हमने इनपुट टैक्स पे किया है, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम किस मैनर में यूटिलाइज करेंगे, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 49। नाउ सेक्शन 49 सबसेक्शन 2, सेक्शन 49 सबसेक्शन 2, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा इनपुट टैक्स है, जो हमने इनपुट टैक्स पे किया है, दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी credited to इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मैंने आपको बताया था 3 लेजर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसपे वो सारे टैक्स जो हमने पे किए होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट्स वो सारे जाते हैं। उसके अलावा इनपुट कैश लेजर, कैश लेजर मैंने बताया था आपको एक ई वॉलेट की तरह एक्ट करता है, जो जितने भी आउटपुट टैक्स हम क्या कहते हैं कलेक्ट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, जिसमें हमारा दोनों का डिफरेंस कितना हमने कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स कैश लेजर में, और कितना हमने इनपुट टैक्स पे कलेक्ट किया है, मतलब इनपुट टैक्स कितना पे किया है जो कि हमारे इनपुट क्रेडिट लेजर में होता है। तो इन दोनों को जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन योर व्हाट इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इज इट क्लियर? 3 तरह के लेजर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे इसमें भी एक टॉपिक है, उसको आगे डिस्कस करेंगे कि जीएसटी पीएमटी 01 02 जो भी है हमारा, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम यूटिलाइजेशन देख रहे हैं कि किस तरह से उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि हम सेल्फ असेस करते हैं, वट एवर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम सेल्फ असेस कर रहे हैं इन द रिटर्न ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी credited to his electronic ledger, electronic credit ledger in accordance to the section 41 to section 43A। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 43(1)A के प्रोविजंस के तहत whatever input tax credit you have been paid, मतलब इनपुट टैक्स you have been paid, क्योंकि देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम सेल्फ असेस करते हैं कि अपने आप से असेसमेंट करना होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको जब लिया था, जिस दिन आप लोग का फ्रेशर्स था, उस दिन मैंने डिस्कस किया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम जो असेसमेंट में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसको हम किस तरह से दूर करते हैं, उस पर किस तरह से फाइन है। मैंने बताया था ना इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, ये वो जो भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको सेल्फ असेस करना होता है कि हमको कितने का क्रेडिट लेना होता है। ठीक है, तो वॉट एवर इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने क्लेम करना है उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 2। नाउ सेक्शन 49 सबसेक्शन 4, सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 कहता है यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर may be used for making any payment towards output tax in such manner and subject to such condition and within such time as may be prescribed। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से उसको हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर क्या है, जो भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट, या जो भी हमारा है आउटपुट टैक्स, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्योंकि जो आउटपुट टैक्स है वो टैक्स, मैंने कहा था ना कि आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स बचा है दैट इज गोइंग टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने लिया है, जो भी हमने इनपुट टैक्स पे किया है, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स, पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। नाउ मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 5, किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे। सपोज दैट मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई अमाउंट रह जाता है, सपोज दैट हमने आईजीएसटी के अकाउंट पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था और वो हमारा अभी अनयूटिलाइज्ड है, नाउ दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ व्हाट, पेमेंट ऑफ सीजीएसटी,
पेमेंट ऑफ SGST जो भी है, तो मैनर हमको दिया है कि इन व्हाट मैनर यू हैव टू यूटिलाइज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 5। तो 3 कॉलम बना लो। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ IGST मींस ITC ऑन अकाउंट ऑफ IGST। इसका मतलब क्या है कि हमने इनपुट परचेज किया होगा, इनपुट परचेज के टाइम पे हमने IGST पे किया होगा, मतलब वो इंटर स्टेट परचेज रहा होगा और वहां पर मैंने क्या पे किया था, IGST पे किया था। तो अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने अवेल किया है ऑन अकाउंट ऑफ IGST, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अगर हमने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है ऑन अकाउंट ऑफ IGST, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज यूटिलाइज्ड फॉर फर्स्ट पेमेंट ऑफ IGST। मतलब उस IGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से हम पहले क्या करेंगे, पहले हम IGST का पेमेंट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, IGST का पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद then it is used for payment of what? CGST। वेरी गुड, CGST। आफ्टर दैट उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बचता है एंड देन द बैलेंस इज यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ व्हाट? पेमेंट ऑफ SGST। यस, SGST ऑब्लिक UTGST। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि if any input tax credit availed on account of IGST, in that particular case that IGST is going to be first used for the payment of IGST. Again, if there is balance in that account, then it is going to be used for the payment of CGST, and if still there is a balance in that particular account ITC, that ITC is going to be used for the payment of SGST or UTGST. Now next है ITC ऑन अकाउंट ऑफ CGST। क्योंकि हम इंट्रा स्टेट अगर हमारी सप्लाई है तो वहां पे हम क्या पे करते हैं, CGST और SGST पे करते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने अवेल किया है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ CGST, इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज फर्स्ट गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ CGST, एंड इफ अगेन देयर इज अ बैलेंस देन दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ IGST। ठीक है, एंड इफ स्टिल देयर इज अ बैलेंस, अगर अभी भी कोई बैलेंस होता है देन इट वुड बी कैरिड फॉरवर्ड। हम उसको SGST के पेमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। IGST का जो पेमेंट है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ CGST एंड SGST, बट CGST का जो पेमेंट है जो ITC ऑन अकाउंट ऑफ CGST है दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ CGST फर्स्ट। आफ्टर दैट इफ एनी बैलेंस इज देयर दैट वुड बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ IGST, बट स्टिल अगर कोई बैलेंस बचता है देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ CGST और UTGST। इसके लिए हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ SGST के अकाउंट में अगर कोई मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हमने कोई अवेल किया है ऑन अकाउंट ऑफ SGST और UTGST, इन दैट पर्टिकुलर केस कैसे यूटिलाइज करेंगे? UTGST एंड हाँ, SGST। वेरी गुड। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ SGST ऑब्लिक UTGST। आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ व्हाट? IGST। वेरी गुड, IGST। एंड इन केस देयर इज फर्दर बैलेंस इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ CGST। हम CGST के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। ओके, तो दिस इज द मैनर फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी आप लोग का इसमें ही है इनपुट टैक्स क्रेडिट में कि किस तरह से हमको टैक्स को पे करना है, व्हाट इज द मैनर
टू पे द टैक्स। ऑलरेडी जो क्या कहते हैं कि हमने मैनर पढ़ा था ना, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी, ये भी हमारा इसी का पार्ट है, ये भी हमारा क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस का ही पार्ट है। तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। नाउ हु इज लायबल टू पे द टैक्स? पर्सन लायबल टू पे टैक्स। हु इज लायबल टू पे द टैक्स? Who are liable to pay the tax in case of import of goods or services? Who is liable? Receiver of goods. Very good. Recipient of goods or services. In case of import of goods or services, who is liable to pay tax? Recipient. Recipient of what? Recipient of goods and services. Cases specified under RCM, reverse charge mechanism में who is going to pay tax? Recipient. वेरी गुड, रिसिपिएंट। अब मैंने आपको बताया था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या क्या केसेस हैं। सपोज दैट कोई ऐसा पर्सन है जो सप्लायर है, ही इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है एंड रिसिपिएंट जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस टैक्स वुड बी चार्ज ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसी तरह से अगर कोई सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है एंड जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो जो हमारा क्या कहते हैं कि केस होगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। इसी तरह से ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, व्हाट डू यू मीन ई कॉमर्स ऑपरेटर? सर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। वेरी गुड। ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में भी जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे आगे, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि आपने अर्बन क्लैप सुना होगा, राइट? यस सर। अर्बन क्लैप सॉरी अर्बन क्लैप नहीं है, अर्बन क्लैप ही होता है ना जो सर्विसेज करते हैं, ओला उबर वगैरह। हाँ, या फिर अर्बन क्लैप ही ना जो होम सर्विसेज देते हैं। यस सर। हाँ, तो अर्बन क्लैप में देखो क्या होता है कि जैसे उनके पास प्लम्बर्स भी हैं, एसी सर्विसिंग के भी हैं, बावर्स भी हैं, उनका क्या होता है, टाई अप होता है, ठीक है। तो अगर आपने अर्बन क्लैप से कोई सर्विस बुक की है तो क्या करते हैं वो, सपोज दैट मुझे क्या कहते हैं कि हेयर ट्रीटमेंट करवाना है या मतलब स्पा करवाना है हेयर का या कुछ और कराना है, तो मैंने सर्विस बुक कर दी, मुझे अपने एसी सर्विस कराना है, गर्मी आ गई है, तो हम बुक करते हैं अर्बन क्लैप से। तो वो क्या करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में जो होते हैं पर्सन वो उनको भेजते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्विस किसने सप्लाई की, इस प्लम्बर ने की या इस एसी सर्विस करने वाले ने की, लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी किसकी है, टैक्स पे करने की, अर्बन क्लैप की, क्योंकि अर्बन क्लैप भी इन लोगों की सर्विसेज ले रहा है, फर्दर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो क्या कर रहा है, इनकी सर्विसेज को अवेल कर रहा है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन क्लैप कि वो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज से टैक्स कलेक्ट करे और उसको गवर्नमेंट को पे करे। तो यहां पर क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है ही इज नॉट गोइंग टू पे सर्विसेज, ही इज, जैसे जोमेटो भी हो गया। अब इस पर्टिकुलर बजट में क्या है, हमारे पास चेंजेस आए हैं कि पहले क्या थे, पहले जोमेटो लोग टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, लेकिन नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जोमेटो एंड इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगे और किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। इस पर्टिकुलर बजट में क्या है, चेंजेस आए हैं कि नाउ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हैं दे आर अलाउड टू कलेक्ट द टैक्स एंड पे इट टू द गवर्नमेंट, और वहां पे वो क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पर क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर क्या है, टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं। स्पेशल कैटेगरी में ई कॉमर्स ऑपरेटर आ जाते हैं, और जनरल केस में क्या है, जनरल केसेस में हमारे क्या है, कौन पे करता है, सप्लायर, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। जनरल केसेस में क्या है, जो सप्लायर होता है ही इज लायबल टू पे द टैक्स, ठीक है। नाउ पेमेंट ऑफ टैक्स हम कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम टैक्स पे करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ लेजर्स जिसको हम मेंटेन करते हैं। नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द क्लास। कितने टाइप्स के लेजर होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लेजर। कौन कौन से होते हैं, कैश, वेरी गुड, क्रेडिट, लायबिलिटी। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जिसको हम बोलते हैं ई कैश लेजर,
ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। लाइबिलिटी लेजर। ठीक है, और मैंने आपको समझाया भी था कि कैश लेजर क्या है। कैश लेजर क्या है, व्हाट डू यू मीन कैश लेजर? whenever any registered person adds money in this ledger, the same gets reflected in this ledger and shall be utilized to make payment of tax. Basically this is nothing but just a electronic wallet for taxpayer। जैसे हम करते हैं ना, जैसे कि हमने सामान बेचा, सपोज दैट हमने कोई सेल आउटपुट सेल की, ठीक है, आउटपुट टैक्स हमने सेल की, आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई अगर हमने की तो उस पर हम कुछ टैक्स कलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मैंने कनिका को कोई गुड्स बेचा और मैंने उस पर 12% के हिसाब से 18% के हिसाब से मैंने कनिका से टैक्स कलेक्ट किया, तो दैट टैक्स, जो भी टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, दैट मनी क्या करते हैं, उसको हम ऐड करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और वो वहां पर रिफ्लेक्ट होने लगता है। जब हम उसमें कैश को ऐड करते हैं, जो भी टैक्स हमने कलेक्ट किया है, तो दैट इज रिफ्लेक्टेड, दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन दिस लेजर एंड दैट शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। जो भी हम फर्दर टैक्स पे करेंगे, हम उस कैश लेजर का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है, व्हाट डू यू मीन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर? तो क्रेडिट एज SGST, UTGST, CGST और IGST shall be reflected here on the basis of self-assessed input tax credit in monthly return। ठीक है, तो जो हम सेल्फ असेस करते हैं इनपुट टैक्स, जो हमने पे किया होता है इनपुट टैक्स, या जिसका हम क्रेडिट लेते हैं, सपोज अगर हमने कोई इनपुट परचेज किया है और इस पर हमने कोई टैक्स पे किया है, तो और उस टैक्स का जो हमने क्रेडिट लेना है, क्योंकि क्रेडिट लेजर है, तो वॉट एवर क्रेडिट द सप्लायर इज गोइंग टू टेक on account of input tax already paid by him on at the time of purchase of input, so in that particular case it shall be reflected here on the basis of self assessed ITC in monthly return। जो उसने मंथली रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना सेल्फ असेसमेंट किया है रिटर्न में, दैट सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड हियर इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इज इट क्लियर? यस सर। Okay, now the taxpayer will be able to utilize the balance shown in this account only for the payment of output tax। ये जो क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस होगा, जाहिर सी बात है, अगर उसको 100 रुपए का आउटपुट टैक्स पे करना है और 50 रुपए का उसने इनपुट टैक्स पे कर रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्रेडिट लेगा किसका, आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए। तो ये 50 रुपीज इज गोइंग टू टेक यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। अब हमको आउटपुट टैक्स कितना पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज का पे करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर विल बी एबल टू यूटिलाइज द बैलेंस शोन इन दिस अकाउंट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ व्हाट, ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। नाउ आउटपुट टैक्स डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, therefore tax payable on reverse charge basis shall be paid through electronic cash ledger only। जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे हम टैक्स पे करते हैं, दैट शुड बी पेड ओनली थ्रू कैश लेजर। यहां पर आरसीएम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करते हैं, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो टैक्स पे करता है वो रिसिपिएंट पे करता है, ठीक है। तो यहां पर हमको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो हमने टैक्स पे किया होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। नाउ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा, दैट वुड बी, मतलब कि बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स हमको कितना पे करना है, कितना पेएबल है, that is going to be reflected in your electronic liability ledger। So all liabilities of a taxable person under SGST, CGST, IGST or UTGST shall be recorded and maintained in electronic liability ledger in form GST। yes सर मेरा लीव हो गया था, आप प्लीज एक बार ब्रीफ कर दो ये तीनों। ओके, मैं एक बार पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में क्या है कि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी होती है, बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी जो हमको पे करनी है, विच इज पेबल, दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. ओके, फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर: कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक तरीके का मैंने आपको बताया था, इट एक्ट्स एज एन ई वॉलेट. Whatever tax you are going to collect on account of outward supply, that is going to be reflected in e-cash ledger. हम जो भी आउटवर्ड सप्लाई पे, जैसे हमने कोई सामान बेचा कनिका को और हमने उससे एक टैक्स कलेक्ट किया, जीएसटी, क्योंकि सप्लायर्स जो हैं दे आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स. ठीक है. तो जो हमने टैक्स कलेक्ट किया, तो जितना भी टैक्स हम कलेक्ट करते हैं आउटवर्ड सप्लाई पे, दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर व्हाट, इन योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है? जो हमने सेल्फ असेस्ड, हमने रिटर्न फाइल किया होगा, मंथली रिटर्न, उसमें हमने दिखाया होगा कि भाई इतना अमाउंट हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट पे है. तो जो हम सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का, दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर ई क्रेडिट लेजर, जिसका यूज हम करते हैं आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए. अगर हमको 100 रुपए का आउटपुट टैक्स पे करना है और हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाया है 50 रुपीज का, कि हमको 50 रुपीज का एक क्रेडिट चाहिए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस 50 रुपीज इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स. अब हमको गवर्नमेंट को बैलेंस अमाउंट क्या है वो पे करना है 50 रुपीज का. तो इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा ई कैश और ई क्रेडिट का, दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन ई लायबिलिटी लेजर. जो हमारा बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स, सपोज दैट 100 माइनस 50, तो जो 50 रुपीज का हमारा अमाउंट है, दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, जिसको हम फर्दर गवर्नमेंट को पे करेंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. यस सर. नाउ नेक्स्ट हमारा आता है पेमेंट ऑफ टैक्स में ही है, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ जीएसटी लायबिलिटी. किस ऑर्डर में हम जीएसटी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे? ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ जीएसटी लायबिलिटी. व्हाट आर द ऑर्डर्स इन विच यू हैव टू डिस्चार्ज योर जीएसटी लायबिलिटी? तो पहला है एवरी टैक्सेबल पर्सन टू डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज. जो उसके टैक्स एंड अदर ड्यूज हैं, टैक्स एंड अदर ड्यूज. अदर ड्यूज में क्या क्या है? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ लेट पेमेंट, पेनाल्टी, ठीक है, कोई फी हो सकती है, और एनी अदर अमाउंट पेबल, और एनी अदर अमाउंट पेबल, एनी अदर अमाउंट पेबल. ठीक है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट शुड बी डिस्चार्ज इन फॉलोइंग ऑर्डर. इन फॉलोइंग ऑर्डर क्या क्या है? पहला है सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड. पहले हम क्या करेंगे? जो पहले हमारा सेल्फ असेस टैक्स है प्रीवियस पीरियड का, उसको पहले हम डिस्चार्ज करेंगे. सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड. प्रीवियस टैक्स पीरियड समझ में आ रहा है? पहले जो हमारे प्रीवियस टैक्स पीरियड के सेल्फ असेस टैक्स हैं या ड्यूज हैं, पहले हम क्या करेंगे? पहले उसको डिस्चार्ज करेंगे. फिर उसके बाद सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ व्हाट? ऑफ करंट टैक्स पीरियड. ठीक है, करंट टैक्स पीरियड. उसके बाद फिर क्या करेंगे? एनी अदर अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74. मैंने आपको सेक्शन 73, सेक्शन 74 जिस दिन क्या कहते हैं कि हमारा फ्रेशर्स पार्टी थी 11 तारीख को, उस दिन मैंने आपको कराया था कि सेक्शन 73 में अगर कोई अमाउंट, सपोज दैट हमने जो इनपुट टैक्स रेट है वो ज़्यादा अवेल कर लिया है जो कि मुझे वापस करना है, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट है और कुछ फीस है, तो वो जो अमाउंट है एनी अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग डिमांड, पेबल इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमिन्ड. डिमांड मैंने बताया था आपको कि सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74, सेक्शन 74 में जो हमारा फ्रॉड था कि अगर हमने जो इनपुट टैक्स रेट ज्यादा अवेल किया है, एक्सेस इनपुट टैक्स रेट अवेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड और ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक, जो भी हमने आपको बताया था, वो डिस्कस किया था सेक्शन 73 सेक्शन 74 में डिमांड के केस में. तो डिमांड डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74. सबको याद है ये सेक्शन? Yes, sir. ओके, ठीक है.
नाउ व्हाट आर द मोड ऑफ पेमेंट? मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है, कैसे पे कर सकते हैं? थ्रू डिपॉजिट ऑफ अकाउंट मेड बाय वे ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या है? मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट में डिपॉजिट ऑफ अमाउंट बाय वे ऑफ इंटरनेट बैंकिंग हमारा क्या है, हम जो डिपॉजिट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, जो आजकल हमारे पास पेमेंट मोड्स अवेलेबल हैं। फिर क्या कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, एनईएफटी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म एनईएफटी? नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यस सर। ठीक है। फिर आरटीजीएस कर सकते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वेरी गुड। आरटीजीएस कर सकते हैं। ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हैं फॉर डिपॉजिट्स अप टू 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है। ओटीसी कर सकते हैं अगर हमारा जो क्या कहते हैं पेमेंट फॉर डिपॉजिट्स हैं दैट इज अप टू 10,000 रुपीज पर चालान है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम बाय कैश कर सकते हैं, बाय चेक कर सकते हैं और बाय डीडी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन है अंडर सेक्शन 49 जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 49 जो कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टीडीएस, टीडीएस है और टीसीएस है। उसके बाद हमारा जो है रिफंड है, रिफंड ऑफ टैक्स और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। 2-3 टॉपिक्स छोटे छोटे बचे हैं। और उसके बाद जॉब वर्कर। अच्छा, जॉब वर्कर का जो है, जॉब वर्कर का केस अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद ही, क्योंकि जॉब वर्कर इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी हमारा वो है। ठीक है। पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक काम करते हैं, पहले मैं जॉब वर्कर डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इसका पार्ट है। टीडीएस और टीसीएस जो है वो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ठीक है। पहले मैं जॉब वर्कर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये सर ये भी कौन से चैप्टर में है? ये चैप्टर सब नंबर? ये सब इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही पार्ट है। देखो चैप्टर नंबर तो ऐसा, क्योंकि जो मेरी बुक है उसमें तो दैट इज जॉब वर्कर जो है वो 21 है, चैप्टर नंबर 21। बट मैं चैप्टर वाइज नहीं चला हूँ क्योंकि बुक्स में क्या है वो अलग अलग दिए हुए हैं चैप्टर। ठीक है। अगर आपके पास सिंघानिया होगे तो सिंघानिया में अलग चैप्टर है ये। तो ये जो है, क्योंकि जो बुक मेरे पास है सिंघानिया, मेरे हिसाब से जो सिंघानिया है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। मतलब है उसमें सब कुछ, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ है, बट वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस नहीं है। और ये जो बुक मेरे पास है ये बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, ठीक है मतलब अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें जो है पूरा अकॉर्डिंग, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दिया हुआ है। ये बुक मैं आपको दिखा दूंगा क्लास में, आप एक बार देख लीजिएगा। स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू क्या योर नाम है आपके पास जो बुक है? दैट इज एफसीए विनीत गुप्ता, जीएसटी एंड कस्टम्स लॉ, एफसीए विनीत गुप्ता। मैं इसका फोटो भेज दूंगा आपको ग्रुप में। ठीक है। तो ये जो है हमारा, हाँ सर सिंघानिया वाली बुक में ये इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही गिवन है पूरा जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। सब कुछ दिया है, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उसमें दिया नहीं है, लेकिन वहां पर चैप्टर वाइज मेंशन नहीं है। वहां पे चैप्टर नंबर 9 में ही इंक्लूडेड है ये सब कुछ। हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो जो आपने कराया है, और सभी कराया है सर आपने। ना वही भाई, मैंने कुछ भी नहीं स्किप किया है, मैंने एक एक चीज कराया है जो आपके सिलेबस में है, और अभी मैं करा ही रहा हूँ, स्टिल इट्स रनिंग। ऐसा नहीं कि मैं खत्म कर दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी इसके लिए एक आध क्लासेस की जरूरत है, जो कि इसमें अभी क्या कहते हैं कि जो हम 4th यूनिट में आएंगे ना प्रोसीजर्स, उससे पहले हमको 2-3 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हमको डिस्कस करने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई, मतलब मैंने ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत स्पीड में सिलेबस कवर कराया है। देखो मुझे टाइम की टेंशन नहीं है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तो आई विल टेक द एक्स्ट्रा क्लास। ऐसा नहीं है कि मुझे बस सिलेबस कंप्लीट कराने से मतलब है, मेरा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझा करके चलूँ। ठीक है। जबकि मैंने बहुत लेट से ज्वाइन किया है, मुझे बहुत जल्दी स्पीड में रहना था, लेकिन मैंने आपका स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जो मैंने कराया है, एक एक टॉपिक कराया है। और आई एम एश्योरिंग यू कि अगर कोई एक आध टॉपिक शायद मुझसे छूट भी गया हो तो उसको मैं कवर करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़ूंगा, आई विल कवर इट। एंड मैंने आपको बोला था कि मैम से बात करने के लिए, ट्यूट्स के लिए अगर आपने बात की हो तो मैं ट्यूट्स भी लूंगा, जिसमें मैं आपके जो डाउट सेशंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। Okay, sir. Okay, now come to the job worker.
सबसे पहले तो हमको बताओ कि जॉब वर्कर है क्या, व्हाट डू मीन जॉब वर्कर? सर मतलब कि अगर हम किसी को कोई काम करने के लिए देते हैं तो वो उस काम को हमें करके देगा। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है जॉब वर्क? पहले बात तो जॉब वर्क क्या है? जॉब वर्क क्या होता है कि अगर कोई इनपुट है या कोई गुड्स ऐसा है जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, if any input which requires further processing and for that further processing you are transferring that goods to some person, जैसे सपोज दैट क्या कहते हैं कि मेरा कोई कंटेनर का बिजनेस है या कुछ ऐसा है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, उस पर्टिकुलर कंटेनर में कुछ फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत है, तो या तो मैं खुद से कर लूं, लेकिन जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है या सप्लाई मतलब कि जो मैं सप्लाई कर रहा हूं वो बल्क में है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उसमें खुद से प्रोसेसिंग करूं, तो मैं क्या करता हूं, मैंने किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या कुछ वर्कर्स को मैंने हायर कर रखा है और वो मैंने जो इनपुट है या जो मैंने परचेज किया था उसको मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया उसकी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर कोई इनपुट ऐसा है विच रिक्वायर्स सम फर्दर प्रोसेसिंग, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट प्रोसेसिंग, वो जो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, दैट प्रोसेसिंग इज कॉल्ड व्हाट? जॉब वर्क। इज इट क्लियर? वो जो प्रोसेसिंग है, फर्दर प्रोसेसिंग, जो मैं गुड्स ट्रांसफर करता हूं और उसमें कुछ प्रोसेसिंग लोग करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड जॉब वर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर, फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक्स का काम है, हाँ वेरी गुड। तो अगर हम बुक्स को बाइंडिंग के लिए किसी और को काम दे देते हैं वो वाला, तो हाँ, दैट विल बी अंडर जॉब वर्क। दैट इज जॉब वर्क। वेरी गुड। ठीक है, एंड द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग या हु इज प्रोसेसिंग दैट पर्टिकुलर वर्क, दैट दोज पर्सन्स आर कॉल्ड जॉब वर्कर्स। इज इट क्लियर? दोज पर्सन्स आर कॉल्ड जॉब वर्कर्स। ठीक है, नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर जॉब वर्कर्स देखो कैसे है। ITC फॉर जॉब वर्कर्स, इसमें क्या है, अंडर GST द प्रिंसिपल इज अलाउड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स सप्लाइड टू द जॉब वर्कर। जो प्रिंसिपल है, सपोज दैट बुक्स, जैसे कनिका ने बुक्स का एग्जांपल दिया, तो सपोज दैट मैंने बुक सप्लाई की, तो आई एम द प्रिंसिपल, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द प्रिंसिपल इज अलाउड, पहला पॉइंट है द प्रिंसिपल इन द केस ऑफ जॉब वर्कर। ठीक है, तो अंडर GST द प्रिंसिपल इज अलाउड टू टेक, द प्रिंसिपल is allowed to take input tax credit on goods supplied to job worker, supplied to job worker। जॉब वर्कर को मैं JW लिखूंगा आपसे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो गुड्स मैंने सप्लाई किए हैं जॉब वर्कर्स को, द प्रिंसिपल इज अलाउड टू टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दोज गुड्स which are supplied to job worker। दूसरा है प्रिंसिपल में ऑन हिज ओन विल, प्रिंसिपल में ऑन हिज ओन विल receive back द गुड्स, मतलब मैंने प्रोसेसिंग करने के लिए दिया भाई, आफ्टर प्रोसेसिंग यू हैव टू रिटर्न दैट गुड्स टू प्रिंसिपल। ठीक है, तो रिसीव बैक द गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम जॉब वर्कर, रिसीव बैक द गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, और दूसरा है सप्लाई टू हिज कस्टमर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर। मतलब यहां पे क्या है, सपोज दैट मेरे पास बुक का बिजनेस है, मैंने बुक बाइंडिंग के लिए पर्टिकुलर जॉब वर्कर को गुजरात में मैंने क्या किया, ट्रांसफर किया, मैंने कहा भाई इसकी प्रोसेसिंग करनी है फर्दर। ठीक है, उसने प्रोसेसिंग की। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या कहते हैं कि उसको बेचने के लिए, मतलब उसको फर्दर सप्लाई करने के लिए क्या करूं, बुक्स को पहले वापस लूं जॉब वर्कर से, फिर मैं उसको फर्दर सप्लाई करूं, या दूसरा उसके ऑप्शन पे ही है कि जॉब वर्कर के प्लेस से ही वो फर्दर सप्लाई कर दे। तो यहां पर क्या है, सप्लाई टू हिज कस्टमर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर। ठीक है, सप्लाई टू हिज कस्टमर्स, जनरली क्या होता है, जैसे जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं उस केस में जॉब वर्कर्स की बहुत जरूरत होती है, मतलब ये जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं या कोई प्रेशियस साड़ी है, जैसे साड़ी में जो एम्ब्रॉयडरी या प्रेशियस स्टोन्स लगने होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी फर्दर प्रोसेसिंग उसमें चाहिए होती है। ठीक है, तो सप्लाई टू हिज कस्टमर्स,
सप्लाई टू हिज कस्टमर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ जॉब वर्कर्स। ठीक है, तो अंडर बोथ द सिचुएशंस इनपुट टैक्स क्रेडिट पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स सेंट ऑन जॉब वर्क विल बी अलाउड टू द प्रिंसिपल। इन दोनों ही कंडीशन में जो इनपुट टैक्स उसने पे किया होगा, अंडर बोथ द कंडीशन द प्रिंसिपल इज अलाउड टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो जो भी उसने परचेज ऑफ इनपुट पे जो उसने टैक्स पे किया होगा, he is allowed to take the benefit of what? To take the benefit of input tax credit. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now there are certain other points. ये तो important points थे. उसके अलावा other points which should be noted. तो सबसे पहले I'm just reading out the points and explaining you. पहला है the challan issued by the principal to the job worker shall contain the details specified in invoice rule 55 of CGST rule. इसका मतलब क्या है कि जो चलान वो इशू करेगा जॉब वर्कर को, क्योंकि इनवॉइस तो एक ही होती है, मैंने बताया था इनवॉइस जो है वो 2 बार इशू नहीं होती है, या चलान इशू होगा या डेबिट या क्रेडिट नोट इशू होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो द चलान इशूड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर शैल कंटेन द डिटेल्स स्पेसिफाइड इन इनवॉइस रूल 55 ऑफ CGST। मतलब उस चलान में वो सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो इनवॉइस में होनी चाहिए थी। दूसरा है द डिलीवरी चलान शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट by the principal when supplying goods to job worker, original for consignee, duplicate for transporter and triplicate for consigner। मतलब क्या ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है? 3 चलान, उसको चलान मतलब जो डिलीवरी चलान है वो 3 चलान इशू करने पड़ेंगे उसको। कभी कभी तुमने देखा है वहां पे एक कार्बन कॉपी और उसके नीचे एक कार्बन कॉपी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक तो डुप्लीकेट चलान होता है और एक ट्रिप्लीकेट होता है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द डिलीवरी चलान शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट। एक किसको होगा? जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो कंसाइनी की होगी जो कि जॉब वर्कर है। डुप्लीकेट किसके लिए होगी? जो डिलीवर मतलब ट्रांसपोर्टर है जो डिलीवरी कर रहा है, ट्रांसपोर्टर के लिए होगी। और ट्रिप्लीकेट कॉपी किसके लिए होगी? वो किसके लिए होगी? प्रिंसिपल के लिए होगी। वेयर द गुड्स आर सेंट फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर द चलान में बी इशूड ईदर बाय प्रिंसिपल और द जॉब वर्कर सेंडिंग द गुड्स टू अनदर जॉब वर्कर। इसका क्या मतलब है? सपोज दैट प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर 1 को क्या किया? प्रोसेसिंग के लिए गुड्स भेजा। नो अब उसके फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम उसको फर्दर जॉब वर्कर्स के पास भेज रहे हैं सब गुड्स को। तो अगर इन केस द गुड्स आर सेंट फॉर अनदर जॉब वर्कर, सेंट टू अनदर जॉब वर्कर फॉर प्रोसेसिंग, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द चलान में बी इशूड। जो इसको चलान जो इशू करेगा वो या तो प्रिंसिपल करे और या तो जॉब वर्कर 1 करे। मतलब कि जो चलान जो इशू होगा फर्दर दैट, भाई जॉब वर्कर 1 के लिए चलान कौन इशू करेगा? प्रिंसिपल करेगा। लेकिन जॉब वर्कर 2 के लिए जो चलान इशू होगा वो इट कैन बी इशूड ईदर बाय प्रिंसिपल और बाय जॉब वर्कर जिसने गुड्स को भेजा है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर एक डाउट है। यस प्लीज। सर अगर हम लोग अगर प्रिंसिपल सप्लाई, अगर हम लोग जैसे बुक्स का एग्जांपल दिया था, हाँ, तो हाँ। अगर हम लोग बुक्स ट्रांसफर कर रहे हैं जॉब वर्कर को, तो सर वो हम लोग भेज रहे हैं ना, हम लोग उसको सेल थोड़ी कर रहे हैं। हाँ तो सेल, तो मैंने सेल की बात कहा। फिर सर जब हम लोग सेल ही नहीं कर रहे तो फिर सर उसको हम सप्लाई कैसे कंसीडर करेंगे? भाई सेल, अच्छा एक सेकेंड ही बताओ कि अब तुम उसको फर्दर सप्लाई नहीं कर सकती हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या लिया है, मैंने ये कहा है कि प्रिंसिपल में ऑन हिज ओन विल रिसीव बैक द गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग और फिर उसको सप्लाई करे, या सप्लाई टू हिज कस्टमर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ जॉब वर्कर। भाई सप्लाई तो उसकी होनी ही होनी है ना। सर अगर जॉब वर्कर से सप्लाई होगा तो उसको सप्लाई कंसीडर कर सकते हैं। हाँ। बट सर अगर हम लोग वापस से, अगर हमने उसको कोई बुक्स भेजा हाँ। बाइंड अप करने के लिए और फिर हमने उससे वापस मंगा लिया, तो सर ये तो हमने उसको दिया और फिर उससे ले लिया, तो ये बेचना थोड़ी हुआ। तो उसको फर्दर तो तुम बेचोगे। यहाँ पे इनपुट टैक्स रेट की बात मैंने कब की? मैंने कहा कि अंडर बोथ द कंडीशन, यहाँ पर चाहे वो वापस ले करके सप्लाई करे तो सप्लाई तो होगी ना भाई। सप्लाई वो करेगा तो आउटपुट टैक्स वो रिसीव करेगा और इनपुट टैक्स उसने पे कर रखा है, तो दोनों का डिफरेंस होगा, वो मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां से वो अवेल करेगा। यहां पर मेरे कहने की बात यह है कि द सप्लाई इज मेड ईदर थ्रू जॉब वर्कर, मतलब जॉब वर्कर के प्लेस से ही सप्लाई हो रही है, या
उसने पहले अपने प्लेस पे उसने पहले बैक गुड्स को मंगवाया और फिर उसने सप्लाई की। तो इन बोथ द केसेस सप्लाई आर देयर, सप्लाई इज देयर। वो जो जॉब वर्कर को इसमें देखो, जो जीएसटी है वो कौन पे करेगा, प्रिंसिपल? हाँ प्रिंसिपल जो है, देखो यहाँ पे जो जॉब वर्कर के केस में क्या होता है, जैसे सपोज दैट मैंने कोई इनपुट, प्रिंसिपल है, ठीक है, इसने कोई इनपुट परचेज किया और प्रिंसिपल ने इस पर टैक्स पे किया, ठीक है। अब इसने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जॉब वर्कर को उसने क्या किया, माल भेजा जॉब वर्कर को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो यहीं से बेच दे, सप्लाई कर दे, ठीक है। बेच कौन रहा है, प्रिंसिपल ही बेच रहा है। किसकी प्लेस से बेच रहा है, जॉब वर्कर की ही प्लेस से बेच रहा है कि भाई डायरेक्टली तुम इसको कस्टमर को सप्लाई कर दो। तो अब सप्लाई जो होगी उसका पेमेंट कौन रिसीव करेगा, प्रिंसिपल ही तो रिसीव करेगा, चाहे वो थ्रू जॉब वर्कर करे चाहे वो डायरेक्टली करे। हो सकता है कस्टमर ने पहले प्रिंसिपल को पे कर दिया हो और जॉब प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग द गुड्स विल बी डिलीवर्ड टू योर प्लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर हम इस केस की बात नहीं कर रहे सर, हम हाँ, इसकी बात पहले कर रहे हैं, पहले अगर सुनो, उसने वापस से हाँ ले लिया वो भी तो सुनो, वो भी मैं उसमें डिस्कस कर तो रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि जॉब वर्कर को उसने पहले तो प्रोसेसिंग के लिए दिया और फिर क्या कहते हैं, इसने इसको वापस किया और फिर फर्दर इसने इसको सप्लाई किया कस्टमर को। तो अल्टीमेटली सप्लाई तो प्रिंसिपल की है ना। अल्टीमेटली सप्लाई किसकी है, यस सर। प्रिंसिपल की है ना। देखो उस वो भी केस है, जैसे कि अगर हमने जॉब वर्कर को क्या कहते हैं कि गुड्स भेजा और उसने विद इन 1 ईयर उसने गुड्स वापस नहीं किया, तो इट हैज बीन अज्यूम्ड कि वो सप्लाई हो गई है, उसको हम अज्यूम करेंगे कि वो सप्लाई हो गई है और उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि जॉब वर्कर के प्लेस से ही सप्लाई हो गई है। उसमें आगे अभी आगे पॉइंट्स हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट, ठीक है। ओके सर। ये समझ में आ गया आयुषी? यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल कैन सेंड इनपुट्स कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू अ जॉब वर्कर इंक्लूडिंग वेयर सच गुड्स आर सेंट डायरेक्टली टू अ जॉब वर्कर। इसका क्या मतलब है कि जो प्रिंसिपल है वो इनपुट्स और जो कैपिटल गुड्स हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू अ जॉब वर्कर, ठीक है। इसका मतलब जो इनपुट है या जो कैपिटल गुड्स है, प्रिंसिपल उनको जॉब वर्कर को डायरेक्टली भेज सकता है विदाउट रिसीविंग। जैसे मैंने कोई इनपुट परचेज किया, अब प्रिंसिपल उसको विदाउट रिसीविंग डायरेक्टली क्या कर सकता है, कैन सेंड इनपुट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू अ जॉब वर्कर। मतलब उस पर इनपुट टैक्स अगर उसने नहीं पे किया है, स्टिल द इनपुट एंड द कैपिटल गुड्स कैन सेंड टू अ जॉब वर्कर इंक्लूडिंग वेयर सच गुड्स आर सेंट डायरेक्टली टू अ जॉब वर्कर। मतलब कि हमने डायरेक्टली क्या है उसको पे कर दिया है। जैसे सपोज इनपुट हमने परचेज किया और अभी उस पर हमने कोई टैक्स पे नहीं किया है और इस इनपुट को मैंने जॉब वर्कर को सेंड कर दिया, मतलब प्रिंसिपल उसको सेंड कर सकता है और डायरेक्टली सपोज दैट मैंने इनपुट को पहले परचेज किया, अपने पोजीशन में लिया, फिर उसको ट्रांसफर किया जॉब वर्कर को, या डायरेक्टली मैंने फोन पे ऑर्डर कर दिया भाई ये इनपुट है, ये डायरेक्टली तुम जॉब वर्कर को डिलीवर कर देना, ठीक है। तो वो क्या है, डायरेक्टली भी सेंड कर सकता है जॉब वर्कर को। द डिटेल्स ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट है, द डिटेल्स ऑफ द चालान इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड टू अ जॉब वर्कर or received from a job worker or sent from one job worker to another during a quarter shall be included in the form GST ITC 04 furnished for that period on or before 25th day of the month succeeding the said quarter। इसका क्या मतलब है कि जो डिटेल्स ऑफ चालान है, मैंने बताया था ना कि इनवॉइस तो इशू नहीं होगा, चालान ही इशू होगा। तो जो प्रिंसिपल जॉब वर्कर को जो चालान इशू करता है या जो जॉब वर्कर्स अनदर जॉब वर्कर को चालान इशू करेंगे या जो जॉब वर्कर वापस करेगा गुड्स प्रोसेस के बाद प्रिंसिपल को, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो भी चालान की इंफॉर्मेशन है, दोज इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड या शुड बी फर्निश्ड इन द जीएसटी आईटीसी 04, जिसको हम कॉम्पोजिशन स्कीम में करते हैं। आईटीसी 04 किसके लिए है, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए है, जिसको हम क्वार्टरली फाइल करते हैं। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डिटेल में हम क्या करेंगे, जब हम रिटर्न्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में करेंगे कि किस तरह से आईटीसी 04 को हम फाइल करते हैं, उसका पूरा डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द जॉब वर्कर आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब वर्क कैन सेंड द प्रिंसिपल्स गुड्स फ्रॉम देयर टू अनदर जॉब वर्कर फॉर एडिशनल प्रोसेसिंग एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क ब्रिंग बैक सच गुड्स
विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। इसका क्या मतलब है कि जो जॉब वर्कर है जिसको हमने गुड्स भेजा है वो आफ्टर प्रोसेसिंग इट्स गुड्स को फर्दर किसी जॉब वर्कर को भेज सकता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड व्हाट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क ब्रिंग बैक सच गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये जो जॉब वर्कर है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच फर्दर प्रोसेसिंग ही कैन टेक बैक द गुड्स या ही कैन टेक बैक द जो भी है कैपिटल गुड्स विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आर नॉट रिटर्न। आयुषी तुम्हारा वाला पॉइंट है वेयर द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आर नॉट रिटर्न टू द प्रिंसिपल विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 143, और ये टाइम पीरियड का है 1 ईयर का है। विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 143 it shall be deemed that such inputs or capital goods have been supplied by the principal to the job worker on the day when said inputs or capital goods were sent out, and that supply shall be declared in form GSTR 1 and the principal shall be liable to pay tax along with the applicable interest। इसका क्या मतलब है कि अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को कोई इनपुट जो है सप्लाई किया है, इनपुट जो है सप्लाई किया है एंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम उसने उसको बैक मतलब गुड्स को वापस नहीं किया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट हैज बीन अज्यूम्ड कि वो गुड्स जो है वो सप्लाई हो गई हैं। तो द पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर 1 साल के अंदर अंदर उसने जो जॉब वर्कर है उसने गुड्स वापस नहीं किया है तो इट हैज बीन अज्यूम्ड कि प्रिंसिपल ने गुड्स को सप्लाई कर दिया है एंड टैक्स प्रिंसिपल को पे करना पड़ेगा। तो द पीरियड ऑफ 1 ईयर मेंशन्ड अबव शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ मोल्ड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स सेंट आउट टू अ जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। जो हम छोटे मोटे टूल्स वगैरह हम जो भेजते हैं ना जॉब वर्कर को कि भाई ये टूल्स यूज करना है, तो उन टूल्स के लिए 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो एप्लीकेबल नहीं है। बाकी केस में when where the inputs are sent directly to a job worker, the period of 1 year shall be counted from the date of receipt of inputs by the job worker। मतलब ये जो 1 साल, जैसे मैंने सपोज दैट मैंने कोई XYZ दुकान है, मैंने वहां से इनपुट ऑर्डर कर दिया और मैंने कहा कि इसको डायरेक्टली सप्लाई कर देना जॉब वर्कर को, ठीक है, तो उसने सप्लाई कर दिया, मतलब मैंने रिसीव नहीं किया, मैंने वहां से डायरेक्टली दुकान से उसको डिलीवर करा दिया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो 1 साल हम काउंट करेंगे दैट वुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट when the job worker receives such goods। is it clear? ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पे फिर क्या है, अगर हम उसने 1 साल के अंदर उस गुड्स को वापस नहीं किया है जॉब वर्कर ने, तो इट हैज बीन अस्यूम्ड कि प्रिंसिपल ने गुड्स को सप्लाई कर दिया है एंड नाउ द प्रिंसिपल इज लायबल टू पे टैक्स, और उस पर जो उसने इनपुट पे टैक्स पे किया होगा the principal can take the benefit of input tax credit। is it clear to all of you? यस सर। okay, और कैपिटल गुड्स के केस में क्या है, ये तो इनपुट के केस में था 1 ईयर, और वेयर द कैपिटल गुड्स जो हमने भेजा है जॉब वर्कर के लिए दैट इज नॉट रिसीव बैक बाय द प्रिंसिपल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years of being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent out। मतलब 3 साल के अंदर अंदर अगर उसने ट्रांसफर नहीं किया है, मतलब वापस नहीं किया है, तो इट हैज बीन अज्यूम्ड कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स ट्रांसफर कर दिया है। और किस डेट पे ट्रांसफर मानेंगे, जिस सपोज दैट मैंने उसको 1 जनवरी 2019 को ट्रांसफर किया था कोई कैपिटल गुड्स फॉर जॉब वर्क, अब उसने विद इन 3 ईयर 20, 21, 22 मतलब 1 जनवरी 2022 तक उसने रिटर्न नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि विद इन 3 ईयर्स अगर उसने वापस नहीं किया है कैपिटल गुड्स, तो हम मानेंगे कि वो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने 1 जनवरी 2019 को वो कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को ट्रांसफर कर दिया है। तो डेट ऑफ ट्रांसफर क्या लेंगे, जिस दिन उसने उसको सेंड किया था। इज इट क्लियर? सर फिर उस केस में क्या होगा, लाइक ये आईटीसी के अंडर पड़ रहे हैं तो क्या होगा इस तो केस में? उस केस में जो मैंने बताया था कि पास्ट पीरियड, उस केस में हम उसको जो पास्ट के ईयर का जो इनपुट टैक्स है वो पे करेगा, क्योंकि हमको प्रीवियस ईयर्स का करना है, तो उसमें हमको रिटर्न में दिखाना पड़ेगा पास्ट ईयर के बेसिस पर, और फिर उसको हमको टैक्स पे करना पड़ेगा जो प्रीवियस ड्यूज हैं उस केस में। ठीक है सर एक बार इस प्रोविजन को समराइज कर दो, नहीं हुआ क्लियर। ओके, ये जॉब वर्कर का प्रोविजन पूरा समराइज कर दूं मैं? यस सर। ओके,
सबसे पहले तो देखो जॉब वर्कर क्या है। जॉब वर्क मैंने आपको बताया कि जॉब वर्क क्या है कि जहां पर फर्दर किसी इनपुट में या किसी गुड्स में जो है हमको फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज इंक्लूडेड इन योर जॉब वर्क। मतलब जो प्रोसेसिंग है दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क, दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क, ठीक है। एंड द पर्सन हु इज प्रोसेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट पर्सन इज कॉल्ड जॉब वर्कर। तो इसमें क्या है, एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल जो है वो गुड्स को सप्लाई करता है टू जॉब वर्कर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने कोई गुड्स परचेज किया होगा इनपुट, जिस पर उसने टैक्स पे किया होगा, ठीक है, और वो फर्दर सप्लाई कर रहा है जॉब वर्कर को। तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पर दो केस है, या तो जॉब वर्कर अपने प्लेस से ही सप्लाई कर दे कस्टमर को, तो दैट इज अ सप्लाई। प्रिंसिपल के केस में वो सप्लाई होगी और जो भी आउटपुट टैक्स होगा उस पे से वो इनपुट टैक्स रेट अवेल करेगा। या दूसरा उसके ऑप्शन पे जॉब वर्कर पहले प्रोसेसिंग के बाद प्रिंसिपल को गुड्स वापस करे और फिर प्रिंसिपल जो है उसको सप्लाई करे फर्दर, तो दैट इज ऑल्सो सप्लाई। मतलब दोनों ही मोड में द प्रिंसिपल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स रेट। इज इट क्लियर? Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now, the principal shall be entitled to take credit of input tax rate even if the inputs are directly sent to a job worker without being first brought to his place of business. इसका क्या मतलब है कि अगर प्रिंसिपल ने अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस पे, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड्स परचेज किया और गुड्स परचेज करके मैं अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस में ना ला करके मैंने सीधा ही डायरेक्टली उसके जॉब वर्कर के प्लेस पे सेंड कर दिया, तो इन दैट केस ऑल्सो the principal can take the benefit of input tax credit. Is it clear? Yes, sir. Okay. यस सर। Now अब मैंने बताया कि अगर हमने कोई इनपुट या कोई कैपिटल गुड्स, अगर कोई इनपुट या कैपिटल गुड्स हमने जॉब वर्कर को भेजा फॉर यूज इन जॉब वर्क, ठीक है, और उसने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम उसको वापस नहीं किया प्रिंसिपल को, क्योंकि जाहिर सी बात है इनपुट को या तो वो फर्दर सप्लाई कर दे, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था फ्रॉम द प्लेस ऑफ जॉब वर्कर वो सप्लाई हो रहा है, या तो सप्लाई कर दे, ठीक है, लेकिन अगर वो सप्लाई भी नहीं कर रहा है, उसने वापस भी नहीं किया आफ्टर प्रोसेसिंग, तो इन दैट पर्टिकुलर केस, इन केस ऑफ इनपुट, अगर विद इन वन ईयर अगर जॉब वर्कर ने आफ्टर प्रोसेसिंग वो जो इनपुट है और जो गुड्स है उसको वापस नहीं करता है, तो in that particular case it has been assumed, so where the input sent for job worker are not received back by the principal after completion of job work or otherwise are not supplied from place of business of the job worker in accordance with section 143 subsection 1a or b and within 1 year of being sent out। मैंने क्या कहा कि या तो वो प्रोसेस करके वापस कर दे, या प्रोसेस करके अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से ही सप्लाई कर दे जॉब वर्कर, या विद इन 1 ईयर उसको वापस कर दे। अगर ये तीनों ही केसेस नहीं होते हैं तो इट हैज बीन अज्यूम्ड कि वो जो गुड्स है, मतलब वो जो इनपुट है, वो प्रिंसिपल ने सप्लाई कर दिया है जॉब वर्कर को, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, एंड वहां पर आउटपुट टैक्स जो पे करना होगा, मतलब सप्लाई मान लिया गया तो सप्लाई पे प्रिंसिपल को आउटपुट टैक्स पे करना है, मतलब वो रिसीव करेगा और उसमें से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेगा, द बैलेंस अमाउंट इज पेड टू द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? तो विद इन 1 ईयर तीन केसेस हैं, पहला तो या तो वापस कर दे बैक, दैट शुड बी गिवन बैक टू द प्रिंसिपल, हाँ, मतलब आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर जो कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क है वो उसको कंप्लीट करने के बाद जॉब वर्कर गुड्स को वापस कर दे प्रिंसिपल को, या अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई कर दे, या ये भी नहीं करता है तो विद इन 1 ईयर अगर उसने वापस नहीं किया है प्रिंसिपल को, तो इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट प्रिंसिपल हैज सप्लाइड द गुड्स, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट प्रिंसिपल हैज सप्लाइड द गुड्स। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। और किस दिन, जिस दिन उसने इनपुट को सप्लाई किस दिन मानी जाएगी? जिस दिन प्रिंसिपल ने गुड्स को भेजा था, गुड्स सेंड किया था, जिस दिन 1 साल कंप्लीट हो रहा है उस दिन नहीं, जिस दिन उसने ओरिजिनली गुड्स भेजा था फॉर जॉब वर्क, वो पर्टिकुलर दिन पे हम ये मानेंगे कि उस पर्टिकुलर दिन की सप्लाई है। इज इट क्लियर? फिर जो रिटर्न फाइल होंगे वो प्रीवियस क्या कहते हैं उसके बेसिस पे फाइल होंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि प्रीवियस पीरियड्स का टैक्स है उस पे हम पे करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। सर ये जो चालान होता है इसमें क्या क्या मेंशन्ड होते हैं? सभी चीजें जो इनवॉइस में होती हैं सभी चीजें होंगी कि किसको गुड्स भेजा, कितनी यूनिट का भेजा, बस ये कि वो इनवॉइस नहीं होगा, बाकी सारी चीजें उसमें होंगी इनवॉइस की तरह। ओके सर। ठीक है।
सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। बस इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस हम एक ही बार इशू करते हैं सप्लाई के लिए, बार बार इशू नहीं करते हैं। वो जब हम आगे प्रोसीजर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनवॉइस क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सर चालान तो हम लोग एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्रिएट करते हैं ना। हाँ, देखो अलग अलग चलान होते हैं ना, चलान एक ही तरह का थोड़े होता है। अभी तुम क्या कहते हैं कि जब तुम फॉर्म भरोगी कोई, उसमें भी चलान क्रिएट होता है, अलग अलग पर्पस के लिए चलान Yes, होते हैं। sir. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रोसीजर्स करेंगे ना टैक्स का, वो हम यूनिट 4 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। अच्छा, इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स हमारा क्या था? कैपिटल गुड्स के केस में ये जो टाइम पीरियड है हमारा, ये 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो 3 years. 3 ईयर्स, ये 1 सेकेंड, 3 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सारे प्रोविजन सेम है। हाँ प्लीज आस्क। सर एक्चुअली टाइम हो गया और कॉलेज भी जाना है। हाँ, बस ये लास्ट था, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आई थिंक आज इतने ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हमारी क्लास होगी, कल हमारी क्लास है 9:30, ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारी और भी चीजें होंगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा और भी जो चीजें हैं जो बची हुई हैं, मेरे ख्याल से कल जो हमारी एक क्लास है, उस एक क्लास में वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर 3rd यूनिट, जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का है। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टीडीएस है, टीसीएस है, और एक और भी कोई टॉपिक है, 2-3 टॉपिक छोटे छोटे हैं, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी कल की क्लास में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज का ये पूरा क्लियर है?